लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर आखिर क्यों कहा जाता है। देखिए उनसे जुड़ी कुछ कहानी। साल 1971 की बात है, जब एक 20 साल का दुबला पतला जोधपुर का नौजवान बांग्लादेशी शरणार्थियों के शिविर में उनकी सेवा में लगा हुआ था। उसी समय इंदिरा गांधी की नजर उस नौजवान पर पड़ी। इंदिरा ने उसे राजनीति में आने का न्योता दिया। ये नौजवान कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत थे। इंदिरा गांधी के कहने पर संजय गांधी ने उस नौजवान को राजस्थान इकाई का एनएसयूआई अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। इसके बाद अशोक गहलोत 1973 से 1979 तक राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इसी दौर में देश भर में आपातकाल भी था और मोटे तौर पर उसकी कमान संजय गांधी के हाथों में थी। उनकी टोली में एनएसयूआई से जुड़े कई युवा नेता थे। कांग्रेस में यह काल युवा नेतृत्व के उभार का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 1977 में देश में चुनाव हुए। अशोक गहलोत भी जोधपुर की सरदारपुरा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े। चुनाव के लिए उन्हें अपनी मोटरसाइकिल तक बेचनी पड़ी, लेकिन वो 4000 वोटों से चुनाव हार गए। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार 3 साल भी नहीं चल पाई। 1980 में लोकसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ। तब शायद गहलोत को अंदाजा भी नहीं होगा कि 3 साल बाद उनकी किस्मत चमकने वाली है। 1980 में इंदिरा गांधी ने उन्हें जोधपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। 29 साल के गहलोत ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो सबको उम्मीद थी कि राजस्थान के कद्दावर नेता मोहनलाल सुखाड़िया को इंदिरा गांधी मंत्री बनाएंगी, लेकिन सुखाड़िया इंतजार करते रह गए और गहलोत इंदिरा गांधी की मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए। कहा जाता है कि जोधपुर से सांसद चुने जाने के बाद गहलोत के समर्थक उनका सम्मान करने के लिए ट्रकों से दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंच गए थे और उनके आवास के बाहर ट्रकों की कतार देखकर इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई थी। उन्हें लगा था जिसके समर्थन में ट्रकों में भर भर कर दिल्ली तक लोग आए, उसकी क्षेत्र की जनता में जरूर जबरदस्त पकड़ होगी। ये भी एक वजह थी कि इंदिरा ने गहलोत को मंत्री बनाने का फैसला किया था। वो जल्द ही इंदिरा के करीबियों और कुछ बेहद भरोसेमंद लोगों में गिने जाने लगे। जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब भी गहलोत उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। बाद में राजीव गांधी ने ही गहलोत को केंद्र के बजाय राज्य की राजनीति में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया था। जब गहलोत ने राज्य की राजनीति में एंट्री ली तो उस समय कांग्रेस में बड़े बड़े नेता थे जिनका प्रदेश व्यापी आधार था। गहलोत ने उन सभी को सियासी मोर्चों पर शिकस्त दी। गांधी परिवार के विश्वास के दम पर ही कोई उनके सामने नहीं ठहर पाया। अशोक गहलोत 5 बार लोकसभा के सांसद और 5 बार विधायक रहे हैं। वो 1980 में पहली बार जोधपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद 1984, 1991, 96 और 98 में जोधपुर से ही सांसद चुने गए। अशोक गहलोत 3 प्रधानमंत्रियों के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे। वो नागरिक उड्डयन और कपड़ा मंत्री रह चुके हैं। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। कहा जाता है कि तांत्रिक चंद्रास्वामी के कहने पर पीवी नरसिम्हा राव ने गहलोत को मंत्री पद से हटा दिया था। चंद्रास्वामी के बड़े बड़े मंत्री भी पैर छूते थे, लेकिन एक फ्लाइट में गहलोत का चंद्रास्वामी से सामना हुआ तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद बताया जाता है कि स्वामी नाराज हो गए। राजस्थान के पाली के एक कार्यक्रम में भी अशोक गहलोत नहीं गए क्योंकि वहां चंद्रास्वामी को आना था। इससे भी स्वामी नाराज थे, जिसके बाद गहलोत को राव के मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। 1999 में जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर गहलोत राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने और इसके बाद वो 2003, 2008, 2013 और 2018 में
इसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। साल 1998 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, तब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण में परमाणु धमाके कर चुके थे। देश में प्याज के दाम आसमान पर थे और राजस्थान में जाट आरक्षण आंदोलन उफान पर था। गहलोत जोधपुर से सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे। 200 विधानसभा क्षेत्रों में से गहलोत ने 160 पर रैली की। नतीजा आया तो कांग्रेस 153 सीटों पर जीत गई। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम परसराम मदेरणा और दूसरा नटवर सिंह का था। वो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने के वक्त जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके आसपास पुलिस का घेरा था। उन्हें हर कोई फूलों का गुलदस्ता दे रहा था। गहलोत मुस्कान के साथ बधाई स्वीकार कर रहे थे। मदेरणा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा छोड़ दिया और फिर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री की रेस में सबसे पहला नाम परसराम मदेरणा और दूसरा नटवर सिंह का था। वो गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। गहलोत प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन विधायक दल का नेता चुनने के वक्त जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंचे तो उनके आसपास पुलिस का घेरा था। उन्हें हर कोई फूलों का गुलदस्ता दे रहा था। गहलोत मुस्कान के साथ बधाई स्वीकार कर रहे थे। मदेरणा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का दावा छोड़ दिया और फिर अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। 2008 में जब राजस्थान के चुनाव हुए तो सीपी जोशी कांग्रेस की तरफ से सीएम पद के तगड़े दावेदार थे। कांग्रेस को जीत मिली, लेकिन किस्मत जोशी के साथ नहीं रही। जोशी सिर्फ 1 वोट से हार गए। कांग्रेस के पास बहुमत से 4 सीटें कम थी, इसलिए किसी अनुभवी और राजनीतिक कौशल वाले व्यक्ति को सीएम बनाना था। अशोक गहलोत का नंबर फिर लग गया। वो दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर यूं ही नहीं कहते। 2018 के चुनावों में भी यही देखने को मिला। सारी मेहनत सचिन पायलट की थी। उन्हीं की मेहनत से कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो गांधी परिवार ने एक बार फिर से अशोक गहलोत को चुना। ये उनकी जादूगरी ही थी कि सचिन पायलट की खुली बगावत के बाद भी मुख्यमंत्री की उनकी कुर्सी पर कोई आंच नहीं आई। राजस्थान में कांग्रेस टूटने की कगार पर पहुंच गई थी। सचिन पायलट विधायकों के एक बड़े से दल को लेकर अलग चले गए थे, लेकिन अशोक गहलोत ने बाकी विधायक नहीं टूटने दिए और पायलट को घर वापसी करनी पड़ी। अशोक गहलोत की गिनती लो प्रोफाइल नेताओं में होती है। तड़क भड़क से दूर मगर राजनीतिक समर्थकों की फौज से वो हमेशा घिरे रहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं। वो हमेशा फोन पर भी उपलब्ध होते हैं। अशोक गहलोत को काफी सादगी पसंद बताया जाता है। उनके करीबी बताते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान अपनी गाड़ी में वो पार्ले-जी बिस्किट रखते हैं। कहीं भी सड़क पर उतरकर चाय पानी करने के बहाने जनता की नब्ज भांपने की कला का भी वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर कहा जाता है। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में स्थिति बनी हुई है, जिस तरह की हलचल है, उस पर लगातार हम आपको हर अपडेट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि असंतुष्ट नाराज जो विधायक हैं, जिनकी संख्या 92 से भी ज्यादा बताई जा रही है, वो इस वक्त स्पीकर के घर पर, उनके आवास पर मौजूद है। और इसी बीच देखिए, कांग्रेस की सिचुएशन को लेकर यहां पर बीजेपी की तरफ से भी अब बयानबाजी सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि फिर से बाड़े में जाने को तैयार। शेखावत की तरफ से तंज किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने ट्वीट करते हुए ये तंज किया है कांग्रेस की स्थिति पर कि बाड़े बंदे की सरकार। और चलिए फिर से रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद है। मनीष का मैं रुक करना चाहूंगी। मनीष लगातार सीपी जोशी के आवास के बाहर से हमें हर अपडेट दे रहे हैं। मनीष, ताजा अपडेट क्या है अभी? शिरीन, अब से कुछ देर पहले केशव वेणुगोपाल, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बातचीत की है और ये पूछा है कि क्या वजह है कि इस प्रकार से विधायक अपने इस्तीफे लेकर स्पीकर तक पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये विधायकों का अपना मूव है, ये उनकी भावना है और अपनी भावना का इजहार करने के लिए वो स्पीकर सीपी जोशी के पास इस्तीफे लेकर पहुंचे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में केशव वेणुगोपाल के फोन के बाद सचिन पायलट भी उसी जगह मौजूद है जहां पर
पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल इस 82 या 92 विधायक जिन्होंने अपने इस्तीफे टेबल पर रख दिए हैं स्पीकर सीपी जोशी की, उनमें से कोई भी अभी बाहर नहीं आया है। यहाँ से विधायक कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब अशोक गहलोत से जब आला कमान ने पूछताछ शुरू की है कि आखिर क्या वजह है इस प्रकार की बगावत राजस्थान में खुलकर सामने आई है, तो बहुत संभावना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भी दिल्ली बुला लिया जाए। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस पूरी स्थिति को लेकर आला कमान ने बेहद गंभीरता प्रकट करते हुए इस पर गहरी आपत्ति जताई है और ये उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली बुलाया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि केसी वेणुगोपाल ने फोन करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इन तमाम हालातों पर चिंता जताते हुए ये कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष आप बनने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये हालात अगर बनते हैं तो बेहद चिंताजनक है पूरी कांग्रेस के लिए। और उसके बाद अब सबसे बड़ा मूव यहां देखने को मिलेगा जब ये विधायक कहां जाते हैं। क्या उन्हें पहले की तरह किसी होटल में बाड़ाबंदी के लिए भेजा जाता है या यहां से वो एक बार फिर शांति धारीवाल के घर में जाते हैं जहां से वो लोग आए थे। तो अब अगला आधा घंटा बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आला कमान ने सीधे तौर पर इसमें दखल दे दिया है केसी वेणुगोपाल के फोन के जरिए। अब हालात किस मोड़ पर जाते हैं, किस तरफ जाते हैं, ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल सारी निगाहें इस घर पर हैं, स्पीकर सीपी जोशी के घर पर, जहां पर तमाम विधायक हैं गहलोत कैंप के। उनका मूव क्या रहता है, वो यहां से कहां जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। शीरीन। ठीक है मनीष, आप लगातार इस खबर पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे बातचीत लगातार हम करते रहेंगे। तो इतनी बड़ी बगावत और अब इस बगावत की वजह पूछी जा रही है। केसी वेणुगोपाल जिन्होंने गहलोत से बात की और जैसा मनीष बता रहे थे कि हो सकता है कि गहलोत और पायलट दोनों को दिल्ली भी बुला लिया जाए। बहरहाल देखिए, 45 साल राजनीति में युवा उम्र मानी जाती है। गजब के जुझारू, शानदार वक्ता, जनसंपर्क के धनी और मेहनत ऐसी जो पार्टी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे जहां से पीछे मुड़कर कभी देखा नहीं। कठिन परिश्रम जिस तरीके से उन्होंने किया, आखिर पायलट की स्टोरी बुक क्या कहती है, उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियां आपके लिए, देखिए जरा। इसलिए मैं आपसे भी आग्रह करता हूं, देशवासियों से एकजुट होकर नौजवानों का साथ दें। सचिन पायलट सियासत की सीढ़ियां कतई नहीं चढ़ना चाहते थे। विरासत में राजनीति जरूर मिली, लेकिन सचिन इसे कभी अपनी पहचान नहीं बनाना चाहते थे। पिता के पॉलिटिकल कद का उन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहा। पिता के रहते हुए कभी भी सचिन ने राजनीति में आने के संकेत नहीं दिए, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बने। अपनी ख्वाहिश को पंख लगाने के लिए सचिन ने चोरी चुपके पढ़ाई के दौरान ही निजी पायलट का लाइसेंस ले लिया। चोरी चुपके इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने लाइसेंस के बारे में ना तो पिता राजेश पायलट को बताया और ना ही मां रमा पायलट को। सचिन ने यह लाइसेंस 1995 में अमेरिका से लिया था। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। राजनीति में कभी सचिन पायलट ने उसूलों से समझौता नहीं किया, इसलिए तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन साथ ही युवाओं के लिए हीरो, आदर्श और मोटिवेशनल वक्ता के रूप में भी लोकप्रिय हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब मंच से पायलट विरोधियों के खिलाफ हुंकार भरते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट दूर तक सुनाई पड़ती है। हमेशा जीत की राह पर चलने वाले सचिन का एक सपना उनकी आंखों की वजह से टूट गया। कई जगह इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि वो पिता की तरह एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी नजरें कमजोर थी, जिसकी वजह से एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। सचिन के मुताबिक जब पहली बार उन्हें ये मालूम चला तो वो अंदर तक टूट गए थे, क्योंकि मां के ना चाहते हुए भी उन्होंने पायलट का लाइसेंस लिया था। सचिन पायलट ने हमेशा हर मंच से कहा कि राजनीति कोई सोने का कटोरा नहीं जिसे कोई आगे बढ़ा दे। इस क्षेत्र में आप विरासत के जरिए आ जरूर सकते हैं, मगर जगह तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। 20 साल पहले सियासत का सफर शुरू करने वाले सचिन का जब पायलट बनने का सपना टूटा तो दूसरा विकल्प उनके सामने कॉर्पोरेट सेक्टर था। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वार्टन स्कूल में MBA करने के बाद वो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करना चाहते थे। वो एक सफल बैंकर की भूमिका अदा करना चाह रहे थे, लेकिन जिंदगी में इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि सचिन पायलट को हिंदुस्तान वापस लौटना पड़ा। पिता कांग्रेस के दिग्गज नेता थे,
मां रमा पायलट ने भी राजनीति में कदम रख दिए थे। सचिन पायलट चाहते तो पॉलिटिक्स को अपना करियर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। गाजियाबाद के MIT कॉलेज से मार्केटिंग में डिप्लोमा करने के बाद सचिन ने अपने करियर की राह को अलग दिशा दी। वो गुरुग्राम गए, जनरल मोटर्स में नौकरी मांगी और 2 साल लगातार सचिन पायलट ने वहां काम किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि MBA करना करियर के लिए बेहद जरूरी है। माँ, पिता भी सचिन के इस फैसले से खुश हुए और उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। 11 जून 2000 ये तारीख सचिन पायलट के निजी और सार्वजनिक जीवन को 180 डिग्री एंगल पर बदलने वाली थी। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे सचिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके जीवन में इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। पिता राजेश पायलट की सड़क हादसे में मौत हो गई। तत्काल उन्हें विदेश से पढ़ाई छोड़नी पड़ी। देश लौटे तो सामने पिता की विरासत थी। खुद सचिन पायलट ने कहा कि पिता के निधन के बाद जिंदगी बदल गई। सोच समझकर राजनीति में आया, कांग्रेस का दामन थामा। तब सचिन की उम्र मात्र 23 साल थी। सचिन ये भलीभांति समझते थे कि पिता ने जो सियासी विरासत खड़ी की है, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और रात दिन का परिश्रम है, जिसे सचिन यूं ही जाया नहीं कर सकते थे। सचिन पायलट के पिता राजनीति में आने से पहले एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग लड़ी, दुश्मनों के दांत खट्टे किए। मगर जब जंग से वापस लौटे तो सियासी गलियारों में कदम रखने का मन बना लिया, लिहाजा एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी। 1979 में चुनावी दौर था। आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी से मिलने गए राजेश पायलट को इंदिरा ने सलाह दी, राजनीति में कोई स्थायित्व नहीं होता, इसलिए नौकरी न छोड़ें, क्योंकि आपके बच्चे अभी छोटे हैं। इस पर सचिन के पिता ने तपाक से कहा, मैं सिर्फ श्रीमती गांधी का आशीर्वाद लेने आया हूं, सलाह नहीं। इस जवाब को सुनकर वहां मौजूद सभी कांग्रेसी दंग रह गए। हुआ यूं कि सचिन के पिता राजेश पायलट के जवाब से इंदिरा गांधी बेहद प्रभावित हुई। निडर, निर्भीक और बेझिझक अपनी बात रखने वाले युवा स्क्वाड्रन लीडर को इंदिरा गांधी ने राजस्थान के भरतपुर से टिकट दे दी। सचिन के पिता का असली नाम राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी था, जिनका जन्म तब के जिला गाजियाबाद के वेदपुरा गांव में गुर्जर परिवार में हुआ था। जब भरतपुर से वो पर्चा दाखिल कर रहे थे, तभी कार्यकर्ताओं ने उनसे गुजारिश की, बोले अपने नाम के आगे पायलट लगा ले। जननायक राजेश ने गुहार सुनी और राजेश पायलट नाम से पर्चा भरा। राज परिवार को हराया तो राजेश पायलट जिंदाबाद के नारे लगे और फिर इसी सरनेम के साथ सचिन पायलट की भी पहचान बनी। जर्रे से आफताब तक का सफर पायलट परिवार ने यूं ही तय नहीं किया। इसके पीछे का संघर्ष भी जबरदस्त है। सिर्फ 11 साल के थे सचिन पायलट के पिता राजेश्वर प्रसाद जब उनके पिता की आकस्मिक मौत हो गई। ये साल 1956 था। राजेश्वर प्रसाद पर बेहद ही कम उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ गई, जिसे निभाने के लिए नन्हे कदम दिल्ली की ओर बढ़े। सचिन के पिता ने दिल्ली में मंत्रियों के बंगले में दूध बेचना शुरू किया। साथ ही ऐसा दावा है कि इसी बीच वक्त निकालकर वो लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई भी किया करते थे। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कहावत राजेश्वर प्रसाद बिधूड़ी पर सटीक बैठी और उन्हें एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। वो पायलट बन गए। सचिन पायलट अपने पिता से बेइंतहा प्यार करते थे। वो अपनी हर बात माँ पिता से खुलकर करते थे। युवाओं के बीच लोकप्रिय पिता राजेश पायलट अपने बेटे के साथ जब भी मौका मिलता खूब बातें करते। 11 जून 2000 को सड़क दुर्घटना में पिता की मौत हुई तो सचिन अंदर तक हिल गए। पिता का साया उठने से वो टूट गए। कुछ वक्त बाद अपने आप को संभाला और 1 साल के भीतर पिता के नाम पर एक किताब लिख डाली। किताबों की दुनिया में इसे काफी बेहतरीन बताया गया। किताब का नाम है राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर। सचिन पायलट का सियासी सफर जितना दिलचस्प है, निजी जिंदगी उतनी ही फिल्मी है। इसमें एक्शन, ड्रामा और इमोशन भरपूर है। सचिन को प्यार हुआ जब वो अमेरिका में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, जहां उनकी मुलाकात जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई। दोनों के बीच पहली मुलाकात एक पारिवारिक कार्यक्रम में हुई थी, मगर अमेरिका में दोनों कई दफा मिले, एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्यार परवान चढ़ा तभी सचिन को भारत लौटना पड़ा, जबकि पढ़ाई के लिए सारा अब्दुल्ला लंदन में ही रुक गए। बावजूद इसके दोनों ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को बनाए रखा। आखिरकार दोनों ने अपने अपने परिवार में शादी को लेकर बातें की।
कहते हैं ना कि प्यार आसानी से नहीं मिलता। सचिन और सारा भले ही बड़े परिवार से ताल्लुक रखते थे, आजाद ख्यालों वाले थे, मगर शादी के जरिए राजनीतिक भविष्य अब्दुल्ला परिवार को खतरे में दिखने लगा। मगर प्यार तो प्यार था। सचिन और सारा एक दूसरे के होने की जिद पर अड़ गए। शुरुआत सारा ने की, माँ को अपने दिल की बात बताई। सचिन से अमेरिका में सारा की माँ मिली तो उनकी मुस्कुराहट पर फिदा हो गई थी। अब बारी सचिन की थी। उन्होंने माँ रमा पायलट को अपनी लव स्टोरी सुनाई। बावजूद इसके दोनों परिवारों ने शादी से इनकार कर दिया। सचिन पायलट और सारा अब्दुल्ला पक्के लवर्स थे। परिवार वालों को जब परवान चढ़ते प्यार का अंदाजा हुआ तो बंदिशें लगने लगी। सचिन और सारा दोनों को ये मंजूर नहीं था। सारा ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब नाकामयाब रही। अब्दुल्ला परिवार का दिल नहीं पसीजा, जबकि पिता और भाई दोनों ने लव मैरिज की थी। पिता फारूक अब्दुल्ला ने कैथोलिक क्रिश्चियन महिला से शादी की थी, तो भाई उमर अब्दुल्ला ने सिख महिला से। धार्मिक कट्टरता जैसा माहौल नहीं था, फिर भी सारा की प्रेम कहानी में रोड़ा बन रहे थे। बढ़ती पाबंदियों को ठुकराकर 2004 में सारा और सचिन ने शादी कर ली। शादी में सारा के घर से कोई नहीं आया। हालांकि वक्त बदला और धीरे धीरे अब्दुल्ला परिवार ने सचिन को स्वीकार कर लिया। आज सचिन और सारा के 2 बेटे। 10 फरवरी 2002 ये वो तारीख थी जब सचिन पायलट की जिंदगी पूरी तरह से टर्न ले रही थी। 10 फरवरी को पिता के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 2 साल की भाग दौड़ के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में दौसा से किस्मत आजमाई तो 26 साल के सचिन पायलट का उनके चाहने वालों ने शानदार स्वागत किया। रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत हासिल की। सबसे युवा सांसद बने, कांग्रेस के सबसे कम उम्र वाले नेता बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। युवा उन्हें देखने के लिए बेचैन हो जाते। शानदार वक्ता को सुनने के लिए सैकड़ों की भीड़ कहीं भी जमा हो जाती थी। इसके साथ साथ उनकी पहचान मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी बनती गई। सचिन पायलट आज जहां हैं, ये जमीन उन्होंने खुद तैयार की। अपनी पहचान जमीनी नेता के तौर पर विकसित की, जो गांव के लोगों से खुद को जोड़ता है और गांव के लोगों में ही आसानी से घुल मिल जाता है। पायलट ने सियासत में अपने पिता को ही आदर्श माना। राजेश पायलट को जीप चलाना पसंद था, ठीक वैसे ही सचिन भी पिता के अंदाज में गाड़ी चलाकर गांव-गांव घूमते हैं। सचिन को शुरुआती दौर में डायनेस्टिक लीडर होने यानी वंशवाद के कारण राजनीतिक लाभ मिलने जैसी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच बदली और सचिन के स्वभाव और संघर्ष के कारण हर किसी ने उन्हें स्वीकार किया। 45 साल के सचिन पायलट बीते 20 साल से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। सियासी परिवार में पैदा हुए। 7 सितंबर 1977 को यूपी के सहारनपुर में जन्म हुआ। जब तक थोड़े समझने लायक हुए, पिता और मां को सियासत में सक्रिय देखा, लिहाजा स्वाभाविक तौर पर राजनीति के गुण तो सीख गए थे। खुद सचिन पायलट की माने तो राजनीति में आना, चुनाव लड़ना, जीतना, ये सब शुरू में उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मगर राजस्थान में कांग्रेस ने पार्टी की कमान सौंपी, तब असली परीक्षा शुरू हुई। उन्होंने खूब मेहनत की, एक नए आत्मविश्वास के साथ राजनीति के नए तेवर भी खुद ही सीखे। सचिन ने कहा था कि किसी ने भी राजनीति को मेरे ऊपर थोपा नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई से जो कुछ सीखा था, मैं उसकी बदौलत सिस्टम में एक बदलाव लाना चाहता था। दौसा और अजमेर से सांसद रहे सचिन पायलट फिलहाल टोंक से विधायक हैं। चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए जनता से मिलना ही उनकी पहचान है। मगर आप जानकर हैरान हो जाएंगे इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह। दरअसल पिता के बाद वो दलाई लामा को अपना आदर्श मानते हैं। अखबार को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं दलाई लामा का सम्मान करता हूं क्योंकि वो बीते 50 सालों से मुस्कान के साथ जी रहे हैं। सचिन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति की असली ताकत वो होती है जब कोई व्यक्ति आपके साथ 30 सेकंड भी बिताता है तो आपके अंदर विनम्रता, धैर्य और चेहरे पर मुस्कान रहे। दलाई लामा इसी मुस्कान की बदौलत लोगों से मिलते वक्त उन्हें सहज कर देते हैं। सचिन पायलट इसी वजह से दलाई लामा के फैन हैं। सचिन पायलट के केंद्र सरकार में मंत्री बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। बकौल गहलोत आरक्षण आंदोलन में गोली चलने से 74 गुर्जरों की मौत हो गई थी। गुर्जर और मीणा के बीच जातीय संघर्ष चल रहा था। लोकसभा चुनाव हुए, राजस्थान में कांग्रेस 20 सीटें जीती। गहलोत ने बताया कि मुझसे केंद्र में मंत्री बनाने के लिए नाम मांगे गए। मैंने कोशिश की गुर्जर और मीणा समाज में एकता और सद्भाव रहे, लिहाजा मीणा समाज से नमो नारायण और गुर्जर समाज से सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की। गहलोत ने सार्वजनिक मंच पर इस वाकये को सुनाया। ये भी कहा कि मेरी सिफारिश के बाद सचिन पायलट का फोन आया तो मैंने कहा कि बिना आपके कहे ही मैंने नाम केंद्रीय नेतृत्व को रिकमेंड कर दिया है। सचिन पायलट अपनी सेहत को लेकर काफी सजग रहते हैं। क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है,
इसको लेकर भी वो बेहद संजीदा व्यक्ति है। चुनाव के दौरान पूरी कोशिश करते हैं कि फल और जूस पीते रहें। सचिन पायलट का डेली रूटीन चाहे जितना भी बिजी हो, वो हर रोज योग और कसरत करना नहीं भूलते। सचिन को गीत संगीत सुनना और फिल्में देखना भी पसंद है। उनका पसंदीदा खेल क्रिकेट है। सचिन का एक ही सपना था, सेना में जाना। कमजोर नजर की वजह से एयरफोर्स में जाने की ख्वाहिश तो पूरी न हो सकी, लेकिन साल 2012 में सपने को पंख जरूर लगे। सचिन ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन किया। सचिन उसके बाद हर साल कुछ समय के लिए टेरिटोरियल आर्मी में सेवा देते रहे। सचिन को सिख रेजिमेंट दी गई थी। साल 2021 में 9 साल बाद कैप्टन पद पर प्रमोशन मिला। तब 124 सिख रेजिमेंट की जनरल मीटिंग और ड्रिल में हिस्सा लिया। आर्मी की कॉम्बैट ड्रेस पहनी, कॉम्बैट यूनिफॉर्म में फोटो ट्वीट किया। ये यूनिफॉर्म आर्मी में युद्ध और फील्ड ऑपरेशन में पहनी जाती है। आपको बता दें कि टेरिटोरियल आर्मी का हिस्सा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। सचिन पायलट का शौक था उड़ान भरना। एयरफोर्स के जरिए ये शौक पूरा न हो सका, लेकिन सियासी उड़ान उन्होंने खूब भरी। साल 2009 और 2012 में केंद्रीय मंत्री तक रहे, मगर बहुत कम लोगों को राज मालूम है कि पायलट एक अच्छे शूटर भी हैं। शूटिंग में उन्होंने कई चैंपियनशिप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया है। इतना ही नहीं, सचिन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र के अलावा कृषि और ग्रामीण विकास, रणनीति और विदेश संबंधी मामलों में भी गजब का ज्ञान है। इसलिए युवाओं के बीच पायलट हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, दोनों का ही सियासी सफर बेहद दिलचस्प रहा है और आज राजस्थान में ये दोनों ही चेहरे इस वक्त जो हैं वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार आपको अपडेट हम ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर भी आपको हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता मनीष ने बताई कि केसी वेणुगोपाल ने अशोक गहलोत से बात की है और वजह पूछी है कि आखिर ये बगावत हुई क्यों, बगावत के पीछे की वजह क्या है, जिस पर गहलोत ने कहा कि विधायक खुद अड़े हुए हैं, ये उनकी भावना है। हमारे साथ मनीष, हमारे सहयोगी, लगातार सीपी जोशी के घर के बाहर से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, अब क्या हो रहा है अंदर और कितनी देर तक विधायक यहां पर रुकेंगे, आगे की उनकी रणनीति क्या है, कोई जानकारी मिल रही है क्या? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले भीतर के कुछ सूत्रों से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि सभी विधायकों ने अपने इस्तीफे सीपी जोशी को दे दिए हैं, लेकिन एक अहम जानकारी उन्होंने दी कि विधायक यहां से कुछ देर बाद निकलकर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास जा सकते हैं। यानी कि संभावना ये है कि ये विधायक यहां पर इस्तीफे सौंपने के बाद अपनी बात को रखेंगे कांग्रेस की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षकों के सामने और उनसे ये कहेंगे कि उनकी मांग को पूरा किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने जो इस्तीफे दिए हैं वो उसे स्वीकार करने के लिए दबाव बनाएंगे। हमारे सूत्रों ने बताया कि यहां से विधायक कुछ देर में निकल सकते हैं और यहां से वो सीधे लगभग 800 मीटर दूरी पर बने मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन इस वक्त भी मौजूद हैं और साथ ही सचिन पायलट भी वहां हैं। उनके कुछ विधायक भी इस वक्त मुख्यमंत्री निवास में लगातार बैठे हुए हैं। विधायक दल की बैठक को लेकर ये तमाम वहां पहुंचे थे और अब देखना होगा यहां से ये विधायक यहां से कितनी देर में निकलते हैं और यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के लिए वो यहां से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री के निवास पर पहुंचते हैं। तो बड़ी खबर यह है इस वक्त जो कि हमें भीतर अपने सूत्रों से मिली है कि वो ठीक है, आप बड़ी खबर दे रहे हैं। इसी ये बताइए, क्या ये क्लियर हो पाया है कि अंदर विधायकों की संख्या है कितनी, कितने कांग्रेस के विधायक हैं और निर्दलीय भी क्योंकि वहां पर पहुंचे थे, संख्या बल कितनी है अंदर? जी, हमें लगातार सूत्र ये बता रहे हैं कि 82 विधायक इस वक्त हैं और उनमें विधायक निर्दलीय भी हैं और कांग्रेस के अशोक गहलोत कैंप से भी हैं। हालांकि 82 विधायक हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाती क्योंकि अलग अलग वाहनों में विधायक पहुंचे हैं। काफ़ी विधायक बस से पहुंचे, इसके अलावा कई विधायक अपने निजी वाहनों से पहुंचे, सरकारी वाहनों से मंत्री पहुंचे। तो ऐसे में एग्जैक्ट फिगर क्या है ये कह पाना मुश्किल है। कुछ देर बाद ये स्पष्ट होगा जब सीपी जोशी जो स्पीकर हैं उनकी या उनकी तरफ से कहीं से कोई जानकारी मिलती है कि कितने विधायकों ने उन्हें अपने इस्तीफे सौंपे हैं। लेकिन 82 का मोटे तौर पर जो फिगर अब तक सामने आया है कि 82, हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि खाद्य मंत्री है राजस्थान सरकार के, उन्होंने तो 92 और 100 तक की बात कही है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक 82 विधायक अपना इस्तीफा लिख कर लेके गए थे और उन्होंने वो डॉक्टर सीपी जोशी जो स्पीकर हैं उनको सौंप दिया है। जी शीरेन। ठीक है मनीष, लगातार आप रहिए हमारे साथ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन होगी बताइएगा दर्शकों को। हमारे आशीष भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। आशीष, अब जैसा मनीष बता रहे हैं कि अभी तो अंदर है लेकिन अब यहाँ से मुख्यमंत्री आवास भी जाया जा सकता है, ये विधायक वहां जा सकते हैं, क्या आगे की रणनीति अब हो सकती है? क्या अब कैसे भी करके इनको मनाया जाए, उस पर काम हो रहा है?
देखिए, जो मेरी जानकारी है, संभव है कि मनीष जी को ये बात अंदर से जानकारी मिली हो कि विधायक जाकर के अपना पक्ष रख सकते हैं ऑब्जर्वर्स के सामने, जनरल सेक्रेटरी के सामने, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक ऑब्जर्वर्स को वापस दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि ऑब्जर्वर्स ने ये फीडबैक दिया है कांग्रेस आलाकमान को कि जब वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री निवास तो उनको ये पता चला कि आधिकारिक तौर पर सीएलपी की बैठक नहीं बुलाई गई, और सीएलपी की बैठक अगर विधायक जाते भी हैं तो इनफॉर्मली होगा। बड़ी बात मैं आपको बता दूं, सीएलपी की बैठक अब रद्द कर दी गई है, कैंसिल मान ली गई है, कैंसिल हो गई है, और ऑब्जर्वर्स वापस जाएंगे और केंद्रीय आलाकमान दोबारा से इस सिचुएशन को असेस करेगा। देखना होगा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी जाते हैं कि नहीं। विजय जी, आपको क्या लगता है कि अब क्या होने वाला? देखिए, हमारी प्रताप सिंह खाचरियावास से बात हुई थी, ऑन कैमरा कहा कि यहाँ से विधायक, मैंने कहा यहाँ से कहाँ जाओगे, उन्होंने कहा कि घर जाएंगे, खाए पिएंगे और सो जाएंगे। तो ये तो रवैया है। तो मुझे लगता है कि सीपी जोशी कोई इस्तीफे मंजूर करने वाले नहीं है। आलाकमान थोड़ा सा टाइम लेगा, आलाकमान चाहेगा कि गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए और अशोक गहलोत से बात करे, सचिन पायलट से बात करे। ऑब्जर्वर्स को वापस बुलाया गया, उनको वापस बुला लिया, और मुझे नहीं लगता कि ऑब्जर्वर अब ये जो बगावत पर उतरे हुए विधायक हैं उनसे बात भी करना पसंद करेंगे। वह बात भी करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो अशोक गहलोत से ही बात करेंगे और कोई वाया मीडिया निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके दो रेफरेंस मुझे लगते हैं कि क्या अब अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे, एक सवाल उठता है। आपको लगता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि अब उनको नामांकन दाखिल करने से रोका जाए? नहीं, जिस ढंग से कि राजा की जान तोते में, मुख्यमंत्री की जान अशोक गहलोत की जान मुख्यमंत्री में, तो उसी तो ऐसा लगता है। गालिब का एक शेर है कि सुना था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए मगर तमाशा ना हुआ। यहाँ तो उल्टा हो गया, तमाशा पे तमाशा ही हुआ। तो ये बड़ी बात है। देखिए, जो मैं आपको बता रहा था कि ऑब्जर्वर्स को वापस बुला लिया गया है, सीएलपी की बैठक रद्द हो गई है, विधायक अभी अंदर हैं, अगर जाते हैं पर्यवेक्षक से मिलने के लिए इनफॉर्मली जाएंगे, कोई आधिकारिक अब मुलाकात नहीं होनी है, और अब ऑब्जर्वर्स को वापस बुला करके अभी हमने देखा कुछ विधायक यहाँ से अमीन खान और ये सब अपने घर गए हैं, ये घर चले गए। यानी कि अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जा करके जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज या ऑब्जर्वर से कोई मुलाकात नहीं होनी। अब जो फैसला करना है कांग्रेस आलाकमान को करना है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है खेल के मैदान से। हैदराबाद में खेले जा रहे T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और इसी के साथ भारत ने 3 T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। तो ये बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से, ये अच्छी खबर भारत के लिए। हैदराबाद वनडे 6 विकेट से जीता है। अच्छा, इस वक्त की बड़ी खबर है ये T20 का मैच, जो कि ये सीरीज 2-1 से भारत ने जीत ली है। इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ हमारे खेल संपादक जीएस विवेक जुड़ गए हैं। जीएस विवेक, बड़ी जीत भारत के लिए। जी हाँ, बिल्कुल शिरीन, और इस पूरे सीरीज को जो है हम लगातार वर्ल्ड कप के रनअप की तरफ से देखा जा रहा है, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि वर्ल्ड चैंपियन है T20 में, उनके खिलाफ 2-1 से ये सीरीज जीती है। तो तीसरा T20 हैदराबाद का T20 6 विकेट से जीता है भारत, और 3 मैच की सीरीज में 2-1 से भारत की जीत हुई है। इस जीत के हीरो रहे हैं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 69 रन की पारी खेली, विराट कोहली जिन्होंने 63 रन की पारी खेली, और आखिरी में हार्दिक पांड्या ने जब 2 गेंदों में 4 रन चाहिए थे, चौका मार के टीम इंडिया को जिता दिया। तो 2-1 से भारत ने यह सीरीज जीता है, और हैदराबाद का T20 6 विकेट से जीता है भारत। तो देखा आपने यहां पर सूर्य कुमार यादव की तूफानी पारी, 69 रन की पारी उन्होंने खेली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करके 186 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारत ने यह मुकाबला 1 गेंद रहते जीत लिया। 6 विकेट से भारत ने यह मैच जीता, और उसके साथ साथ 2-1 से यह सीरीज जीत ली, और यह 9वीं लगातार T20 सीरीज जीत है टीम इंडिया की, कप्तान रोहित शर्मा के खिलाफ के साथ। हमारे साथ कपिल पाजी जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अतुल भाई भी। कपिल पाजी, इस मैच में इस जीत को आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं आप सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली की पारी को? आई थिंक देखा जाए टोटलिटी में बहुत ही बढ़िया खेल है, और जब सूर्य कुमार यादव बहुत तेजी से रन बना रहे थे, विराट कोहली ने इतनी अच्छी उस समय क्रिकेट खेली, कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि दोनों तरफ से अटैक करने की जरूरत नहीं है। और सूर्य कुमार को दिन ब दिन वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि मानो टीम उनके ऊपर भरोसा कर रही है। बहुत अच्छा लगा जिस तरह क्रिकेट खेली, 1-2 शॉट इतना बढ़िया, फुल टॉस पे फ्लिक करके मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 6 रन मारना, वो बहुत ही मुश्किल है। कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। मुबारक इंडियन टीम को। जी हाँ, बिल्कुल। और कपिल भाजी, एक बात जो है मैं यहां पर पूछूंगा कि विराट कोहली के फॉर्म को लेकर काफी सारी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब विराट कोहली ने लगातार जो है रन पर रन बनाना शुरू कर दिया, और अब ये अच्छे संकेत हैं वर्ल्ड कप के जाते हुए कि विराट का बल्ला अब लगातार चल रहा है सूर्य कुमार यादव के साथ साथ।
पहले से कह रहे हैं, पिछले 1 साल से कह रहे हैं, एक बड़ी इनिंग चाहिए, वो शतक, चाहे वो अफगानिस्तान के विरुद्ध आया, जो उसके बाद जब बल्लेबाजी होती है, अभी एक अलग तरह के विराट कोहली लग रहे हैं, वही पुराने विराट कोहली लग रहे हैं। उनका खेलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, मानो इतना बेहतरीन। अभी भी वो अपने आप से थोड़ा सा नाखुश है, क्योंकि कुछ शॉट मिस करते हैं तो अपने आप पे क्रोधित होते हैं, लेकिन इतना बढ़िया खेल रहे हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं है, उनका जो जज्बा है उसकी दाद देनी चाहिए हम सबको। बिल्कुल अतुल भाई, यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ठीक है कि गेंद के साथ हमारी काफी दिक्कतें अभी भी हैं, उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप अभी बहुत नजदीक आ रहा है और उस वक्त अगर हम सिर्फ अपने बल्लेबाजों की फिलहाल अभी यहां पर बात करें विराट कोहली की, सूर्य कुमार यादव की या रोहित शर्मा ने जिस तरीके से पिछले मैच में बल्लेबाजी करी, कैसे देखते हैं आप इस मैच में और इस जीत को? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया को तो एक हॉट फेवरेट मान रहा हूँ, और उनके खिलाफ अगर आप ये एक साइकोलॉजिकल भरोसे की बात करें तो वो आपने वो ब्राउनी पॉइंट्स ले लिए हैं ऑस्ट्रेलिया से पहले, क्योंकि आपकी टीमों में दिक्कत थी। हमने देखा अभी कुछ खिलाड़ी के आने से बात नहीं करेंगे, पर आपके पास जो क्वेश्चन मार्क एरिया थे, यादव जो है नए खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिस तरह से भरोसा दिखाया 8 पारी, उनकी बदौलत हम मैच जीते हैं। हालांकि कोहली अभी भी रन बना रहे हैं, पर वो कोहली वापस नहीं आया, धीरे धीरे आ जाएगा। पर मुझे लगता है कि एक जैसे हिट द ग्राउंड रनिंग वाली बात है, और आपको पीछे नहीं करना है। आपकी अगली एक सीरीज है साउथ अफ्रीका की, तो जो आपकी कमियां पेशी हैं उसमें पूरी करें, और ये आपको हासिल हुई है मत हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रेस रिहर्सल है, एक बिल्डअप है। तो आपके लिए विराट कोहली रन बना रहे हैं, सूर्य कुमार यादव ने अपनी जगह, अपनी छाप पूरी कर ली है, दिनेश कार्तिक ने आपको एक फिनिशर के रूप में मैच जिताया है। तो गेंदबाजी भी धीरे धीरे मुझे लगता है आपके यही खिलाड़ी है, आप ज्यादा इसमें फेरबदल मत करिए। गेंदबाजी आपने भरोसा दिखाया, इन्हीं के साथ स्टिक करिए। ठीक है, तो देखिए जाहिर तौर पर बड़ी और अच्छी खबर है भारत के लिए, क्योंकि T20 मैचों की ये सीरीज 2-1 से भारत ने जीत ली है। तो क्रिकेट के मैदान से बड़ी और अच्छी खबर, हैदराबाद में खेले जा रहे T20 मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, और इसी के साथ ही भारत ने देखिए 3 T20 मैचों की जो ये सीरीज है वो 2-1 से जीत ली है। और इस जीत पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं सभी मेहमान, और साथ ही मेरे सहयोगी GS विवेक भी मेरे साथ। जी हाँ, बिल्कुल चीनी, और आज के जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव और साथ ही साथ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, और गेंद के साथ अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी करी है और युजवेंद्र चहल ने काफी किफायती गेंदबाजी करी। कपिल पाजी, मैं सीधा आपके पास आऊंगा पहले कि हम इस जीत की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए अगर हम लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अभी भी 3 मैच बचे हैं, साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ हमको खेलना है, लेकिन हम अपने बैट्समैन के फॉर्म से ज्यादा खुश हों या हम अपने गेंदबाजों के फॉर्म से ज्यादा चिंता में रहें? देखिए, दोनों चीजें हैं। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, और गेंदबाजी पे और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जो गेंदबाज हैं वो यही हैं। और जैसे अतुल ने पहले कहा कि आपने इन्हीं में से पिक करना है और इन्हीं ने आपके सारे मैचेस खेलने हैं, तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट अब करने की जरूरत है नहीं, समय आपके पास है नहीं। इसके बाद सिर्फ 3 मैचेस और हैं और 2 अभ्यास के मैचेस ऑस्ट्रेलिया में खेले जाएंगे। सो आपको अब टीम यहाँ पर ही बनानी है, और जिस तरह भी बनानी है आपको अपने गेंदबाजों के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। कपिल पाजी, तो फिर इसी बात को जो आप कह रहे हैं, मैं अगर आपसे वापस ये पूछूं तो अभी भी क्या भुवनेश्वर को मौका देना चाहिए? अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं खिलाना चाहिए? भुवी ने 18 ओवर आज महंगा डाला, पहले मैचों में 19वें ओवर महंगा डाल के भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो अर्शदीप है, आप खुद कह रहे हो मौका ज्यादा हमारे पास नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का, तो अर्शदीप क्यों नहीं? देखिए, अगर एक मैच में अर्शदीप को रन पड़ेंगे तो आप बोलेंगे भुवनेश्वर क्यों नहीं। ये तो होने वाला है, किसी ना किसी को पिटाई होने वाली है, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस, टीम को अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होगा। मैं मानता हूं कि भुवनेश्वर बहुत ही सुलझे हुए गेंदबाज है, लेकिन इतनी बेहतरीन गेंदबाजी जितनी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर नहीं रहे। ठीक है, अतुल वासन भी हमारे साथ हैं। अतुल वासन, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि टीम का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारी है इसी तरीके से अगर हम आगे ले जाएंगे तो उम्मीदें बहुत होंगी? देखिए, बहुत शानदार है, और T20 में हमेशा टीम में कमी रहेगी। आप एक ऐसी दौर नहीं आने वाले, जब हमने देखा था कि 20 साल वेस्ट इंडीज ने डोमिनेट किया था वर्ल्ड क्रिकेट को,
ऐसा T20 में कभी होएगा नहीं आज तक, क्योंकि T20 गेम ही ऐसी है कि आप अगर 6-7 महीने आप टॉप पे रहे फिर आपको हारना होगा। अतुल वासन जी, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक आ नहीं पा रही, माफी के साथ आपको रोकूंगी। और आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस खबर पर जिस तरीके से देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है क्योंकि भारत ने ये T20 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।